डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर नंबर 8 में आपका स्वागत है। ये लेक्चर एक्चुअल में कल के लेक्चर का ही कंटिन्यूएशन है और उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाने के बाद भी बोरिंग लगती है, बच्चों को समझने में भी दिक्कत होती है, तो हमने उस लेक्चर को वहीं ब्रेक किया था। वहीं से आगे बढ़ेंगे। देखिए, हमने 4 बिट इनपुट का एक टेबल बना रखा है। इस टेबल में भी वाई आउटपुट को हमने लिखा नहीं है, क्योंकि कल के लेक्चर में हमने देखा था वाई का जो भी आउटपुट होगा उसको हम प्रॉपर तरीके से यहाँ अरेंज कर लेंगे। अब इससे के मैप को जब हम अरेंज कर लेंगे, जो कि हमने पिछले ही लेक्चर में सीखा था, तो हो सकता है 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 ऐसा हम मान रहे हैं कि यहाँ पर जो आउटपुट है उसी को हमने अरेंज किया है। तो इस तरह से का अरेंजमेंट पिछले क्लास में हमने देखा था। एक क्विक रिवीजन हम कर सकते हैं कि ये 0 0 0 0 केस है, 0 0 0 1 आप चाहें तो यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं, और 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। यही आउटपुट है हमारा, इसी को हमने यहाँ अरेंज कर लिया है। अब इस जो मैप हमने बनाया, इस मैप का हम करेंगे क्या, मिनिमाइजेशन में कैसे असर डालता है, जरा गौर से देखें। हम छोटे छोटे इक्वेशन की बात करें, इन दोनों को जरा गौर से देखें। तो इन दोनों का इक्वेशन क्या होगा, ए बार बी बार सी बार डी और ए बार बी बार सी डी। अब इन दोनों इक्वेशन को जरा गौर से देखिए तो क्या स्थिति है। हम देख रहे हैं कि ये दोनों कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है। मतलब इसमें एक वैल्यू, ये जो सी बार है, ये कॉम्प्लीमेंटेड और अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में, इन दोनों इक्वेशन की बात हम करें। और अगर कॉम्प्लीमेंटेड और अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है तो उनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अलजेब्राइक इक्वेशन में हमने सॉल्यूशन में देखा था। यहाँ पर उतना करने की ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप केवल इस मैप को गौर से देखेंगे और जहाँ जहाँ अगल बगल में आपको मिलेंगे आप पेयर बना देंगे। ये पेयर हो गया, ये आपका पेयर बन गया, यहाँ पर एक पेयर बन गया, ये 3 पेयर आपके बन गए। और अगर हम गौर से देखें तो हर पेयर में कॉम्प्लीमेंटेड और अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में इस तरह का इक्वेशन आएगा। लेकिन ये इक्वेशन हम लिख के कर रहे हैं, हमको लिख के करने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर चाहें तो इसको गौर से देखेंगे कि अगर ये हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में पेयर बन रहा है तो ऊपर का तो दोनों कॉमन है उसमें, लेकिन इन यहाँ पर अगर साइड में देखें तो एक कॉम्प्लीमेंटेड और अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है, और जो दोनों में कॉमन है उसको छोड़ देंगे, लेकिन जो कॉम्प्लीमेंटेड और अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है उसको हम इग्नोर करेंगे। जैसे इस पूरे टेबल का देखिए हम इक्वेशन लिखते हैं, y इक्वल टू, इसके लिए अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, बी सी बार डी बार, बी सी बार डी बार। और इनके लिए अगर हम लिखें तो यहाँ पर गौर से देखिए सी बार और सी है, तो ये कॉम्प्लीमेंटेड और अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है, वो एलिमिनेट हो जाएगा। हमारा इक्वेशन होगा ए बार बी बार डी, ए बार बी बार डी। और इनके लिए अगर इक्वेशन हम लिखना चाहें तो इनका इक्वेशन क्या होगा, यहाँ पर गौर से देखें तो ये बार एक कैंसिल हो जाएगा, बी सी डी बार, बी सी डी बार। अब इसके बाद यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पेयर नहीं बनेगा,
तो इस पेयर को बनाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर पेयर नहीं बन रहा है वहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, इनके लिए अलग इक्वेशन लिखेंगे, इनके लिए अलग इक्वेशन लिखेंगे, या फिर हम एक काम और कर सकते हैं कि इनको हम इसके साथ पेयर जोड़ सकते हैं। ये जो पेयर हमने ऐड किया है, इस पेयर को हम बोलते हैं ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग में भी हमको एलिमिनेशन की सुविधा है कि यहाँ पर बी और बी बार कॉम्प्लीमेंटेड और अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है। मतलब इस इक्वेशन के लिए हम लिख सकते हैं और ए सी बार डी बार, और यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता ये, क्योंकि अलग है, बिल्कुल कहीं से कोई कांटेक्ट नहीं है इनका। तो इनके लिए चारों ही वेरिएबल होंगे ए बी बार सी डी। ये हमारा इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में, मिनिमाइज्ड फॉर्म में आ गया अपने आप। हमको केमैप से यही सुविधा होती है कि कौन कौन से वेरिएबल हमारे इक्वेशन में जाके सॉल्यूशन निकलेंगे वो आप मैप देख करके समझ सकते हैं। अब मैप में क्या होगा ज़रा गौर से देखें। तो मैप हमारा 2-3 तरीके से बनेगा। सबसे पहला नंबर जो आता है उसको हम बोलते हैं पेयर, दूसरा है जिसको हम बोलते हैं क्वाड, तीसरा जिनको हम बोलते हैं ऑक्टेट, पेयर मीन्स ग्रुप ऑफ 2, क्वाड मीन्स ग्रुप ऑफ 4 और ऑक्टेट मीन्स ग्रुप ऑफ 8। और इस बात को ध्यान में रखेंगे, पेयर एलिमिनेट 1 वेरिएबल, क्वाड एलिमिनेट 2 वेरिएबल, ऑक्टेट एलिमिनेट 3 वेरिएबल। ये आपको याद रखना है, उसमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी क्वाड बन रहा है आप 2 वेरिएबल को देखेंगे। हाँ, 2 वेरिएबल कौन एलिमिनेट होंगे ये तो आपको उसमें जज करना पड़ेगा। अब ज़रा सा इसको मॉडिफाई करें, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हम करते हैं। देखिए ये इक्वेशन तो हमने लिखा, दूसरे इक्वेशन की तरफ बढ़ें। मान लेते हैं हमारे पास इस तरह की स्थिति होती, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पेयर बनाएंगे। तो 2 पेयर अगल बगल बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे इनको क्वाड कर लें, ग्रुप ऑफ 4। और इस क्वाड को आप जब चाहें इसको गौर से देखेंगे तो ये चूंकि स्क्वायर फॉर्म में है तो एक वेरिएबल यहाँ कॉम्प्लीमेंटेड और अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में जाएगा, ये दोनों हट जाएगा, बचेगा कॉमन सी। यहाँ पर देखेंगे कॉमन बी बचेगा, ए बार ए खत्म होगा। मतलब इस पूरे 4 वेरिएबल का इक्वेशन y इक्वल टू बी सी होगा, ए और डी यहाँ से हट जाएगा। तो अगर पेयर है तो एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे, क्वाड है तो 2 वेरिएबल एलिमिनेट होगा। 4 वेरिएबल का हमारे पास के मैप है जिसमें 2 वेरिएबल एलिमिनेट होगा, 2 वेरिएबल बचेगा। बचेगा कौन, जो दोनों में ही कॉमन हो। इस बात का ध्यान रखना होगा, कॉम्प्लीमेंटेड अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में नहीं हो। दो यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, इसलिए हमने इसको BC से लिखा है। और अगर हम इसको भी करना चाहें एलिमिनेट, तो देखिए एक पेयर हमारा यहाँ है, इसको अभी छोड़ ही देते हैं। इसका तीसरा केस क्या होगा, जब मान लेते हैं हमारे पास 8 आ जाए, तो ग्रुप ऑफ 4 यहाँ भी है, ग्रुप ऑफ 4 यहाँ भी है, तो ग्रुप ऑफ 4 के बदले पूरा एक ऑक्टेट हम बना देंगे। और इस ऑक्टेट में आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि यहाँ 3 वेरिएबल एलिमिनेट होगा। 3 वेरिएबल एलिमिनेट होने का मतलब यहाँ पर कॉमन क्या बचेगा, b, मतलब y इक्वल टू बी। ये 8 जो 1 थे उनके लिए सिर्फ और सिर्फ b बचेगा फाइनल एलिमिनेशन में। तो एलिमिनेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप देख लें ऑक्टेट क्रिएट हो रहा है कि नहीं। अगर ऑक्टेट क्रिएट हो रहा है तो आप इमीडिएट 3 वेरिएबल को एलिमिनेट कीजिए और जो लास्ट में कॉमन एक बचेगा उसको रहने दें। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब इसी में थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करते हैं।
अब इन्हीं तीनों पर फिर से हम ध्यान दें। पेयर 1, पेयर कैसे बनेगा? ऐसे बन सकता है, पेयर ऐसे बन सकता है, कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। लेकिन पेयर जब भी बनेगा तो या तो रो वाइज होगा या कॉलम वाइज होगा, इस बात का ध्यान रखना होगा। कभी भी आप इस तरह के पेयर बनाने की बात नहीं करेंगे, ये गलत है, ऐसा काम नहीं करना है। पेयर जब भी आप बनाइए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हॉरिजेंटल या वर्टिकल डायरेक्शन में ही बनाएंगे, अदरवाइज आपको इक्वेशन निकालने में, सॉल्यूशन निकालने में गड़बड़ी होगी। एक बात समझ में आ गई कि पेयर आप ऐसे बनाएंगे। कई बार ऐसी स्थिति भी आएगी, मान लेते हैं हमारा यहाँ पे है कॉर्नर या साइड बाय साइड, तो इसको आप चाहें तो हाफ पेयर यहाँ बना लें, हाफ पेयर यहाँ बना लें। क्यों बना रहे हैं जरा इक्वेशन हम देख लें। इसके लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे हम? ए बी बार सी बार डी बार, इसका इक्वेशन क्या होगा? और ए बी बार सी डी बार, जैसा देख लीजिए, ये दोनों एक सीधा एक उल्टा कॉम्प्लीमेंटेड अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है, तो ये एलिमिनेट होगा। तो एलिमिनेट चूंकि यहाँ ये नज़दीक नहीं दिख रहा है, लेकिन यदि आप इसको राउंड करेंगे तो ये दोनों आपस में आ जाएंगे। तो वर्टिकल डायरेक्शन में आप इस तरह से कर सकते हैं। सपोज मानिए कि यहाँ वैल्यू है, यहाँ है, तो आप चाहें तो पेयर नहीं बन रहा है तो आप इस तरह से पेयर कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? 2 पेयर हमने बना लिया, एक यहाँ बना लिया, एक यहाँ बना लिया। और सपोज मानिए यहाँ पर हमारा 0 है, तो ये पेयर तो नहीं बन सकता। तो ऐसी स्थिति में आप पेयर की ओवरलैपिंग कर सकते हैं, इसके साथ जोड़ लें या फिर इसके साथ, दोनों के साथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी एक के साथ आप उसको अटैच कर सकते हैं। तो पेयर किस तरह से बनेगा वो समझ में आ रही है। अब जरा सा देखिए क्वाड कैसे कैसे बन सकते हैं। थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा आपको कि मैं से अगर सॉल्यूशन निकालना है तो उसके लिए तो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा समझना होगा। हमारे इस टेबल में इसीलिए हमने 4 वेरिएबल का ले लिया है, तो कि बड़ा टेबल हो, हर तरह की स्थिति इसमें दिखाई जा सके। हमारे पास क्वाड, क्वाड क्या हो सकता है भाई? ये क्वाड हो सकता है, अगर इस तरह से नहीं हो तो ये हो सकता है। मतलब वर्टिकल भी क्वाड बन सकता है, हॉरिजेंटल भी क्वाड बन सकता है, स्क्वायर में भी बन सकता है। एक यहाँ हमने क्वाड बनाया, एक यहाँ क्वाड बनाया, एक हम चाहें तो यहाँ क्वाड बना लें। लेकिन जब भी बनेगा तो रो या कॉलम वाइज होगा, तिरछे बनाने की जरूरत, डायगोनल नहीं बनेगा, डायगोनल की ग्रुपिंग नहीं करेंगे। जब भी ग्रुपिंग करेंगे तो या तो रो वाइज करेंगे या कॉलम वाइज करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। और ऑक्टेट अगर बनाना हो तो स्वाभाविक है कि अगर यहाँ 1 होता तो एक ऑक्टेट यहाँ हम बना लेते, अगर यहाँ नहीं होता, एक यहाँ होता तो एक ऑक्टेट यहाँ बीच में बन जाता। 2 ऑक्टेट तो नहीं बन सकता। 4 वेरिएबल में 2 ऑक्टेट बनने का मतलब कि सारे हाई होंगे तभी 2 ऑक्टेट बनेगा। और 2 ऑक्टेट बनने का मतलब जब सब हाई है तो फिर सर्किट डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आउटपुट अगर टोटल हाई है तो फिर इनपुट कॉम्बिनेशन का कोई मतलब ही नहीं है। किसी भी कंडीशन में हमारा आउटपुट जब हाई ही मिलेगा तो उसके लिए कोई सर्किट डिज़ाइन नहीं करेंगे। तो इस बात को आप समझ लेंगे, गौर से देखेंगे पेयर कहाँ बन रहा है। अगर क्वाड बनने की संभावना है तो पेयर को छोड़ देंगे, क्वाड बनाने की कोशिश करेंगे। और अगर संभावना कहीं ऑक्टेट बनने की है तो ऑक्टेट भी आप बना सकते हैं, इस बात को ध्यान रखें। पहले हमारा प्रयास होगा कि कोई ऑक्टेट बन रहा है कि नहीं, क्योंकि ज़्यादा वेरिएबल 3 वेरिएबल एलिमिनेट होंगे। नहीं बन रहा है तो क्वाड बन रहा है
हॉरिजॉन्टल में बन रहा है, वर्टिकल में बन रहा है, स्क्वायर फॉर्म में बन रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे भी हो हम क्वाड बनाने की कोशिश करेंगे। क्वाड नहीं बन रहा तो फिर हम पेयर पर जाएंगे। तो इस तरह से हम सर्किट को समझने की कोशिश करेंगे। अब कुछ बातें यहाँ पर और ध्यान देने की बात है कि अगर सीधे नहीं बन रहा है तो क्या ओवरलैप करने के बाद बनेगा हमारा? ओवरलैप कहने का मतलब क्या है, ज़रा देख लीजिए फिर से। इसी को हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारा यहाँ और यहाँ बन रहा है तो इसको हम बोल रहे हैं कि ओवरलैप करके हम बना सकते हैं क्या? पेयर। अगर यहाँ और यहाँ हो तो यहाँ भी पेयर बनेगा, तो बेहतर है कि इसको आप क्वाड में काउंट कर लें। ये क्वाड भी तो हो गया। इस तरह की स्थिति अगर चारों कॉर्नर पर हमारे पास वैल्यू है और संभव है तो हम क्वाड बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कोई गड़बड़ी इसमें नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज हमारे इक्वेशन पर असर पड़ेगा। एक बात और यहाँ पर ध्यान रखना होगा, कई बार ऐसी स्थिति आती है कि हमारे पास इस तरह का आउटपुट हो सकता है। जीरो 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0। इसका मतलब है कि अगर गौर से देखें ये दो स्टेट की बातें करते हैं। इनका कहना है ये यहाँ नहीं है, यहाँ पे है। कहने का मतलब जब प्रॉब्लम दिया गया हमें तो उनका कहना था कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में तो हमको 0 या 1 आउटपुट चाहिए, लेकिन ये जो दो पोजीशन है जिसमें 0 1 1 1 या टोटल 1 के केस में, इसको हम डिनोट कर रहे हैं डोंट केयर कंडीशन। डोंट केयर कहने का मतलब क्या है कि इस पार्टिकुलर आउटपुट में आप 1 रखें 0 रखें, हमें कोई मतलब नहीं है। हमको इन दोनों कंडीशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो 0 हो तब भी ठीक है, 1 है तो भी ठीक है, लेकिन बाकी सारे कंडीशन फिक्स है। तो वही स्थिति यहाँ हमने बनाया है, यहाँ पर क्रॉस लगाया है, ये डोंट केयर कंडीशन को बताता है। तो डोंट केयर कंडीशन कहने का मतलब है कि यहाँ पर प्रॉब्लम में तो ये डिफाइन है कि यहाँ पर 1 भी हो सकता है 0 भी हो सकता है, हम क्या करें? तो देखिए हमारे लिए क्या स्टेटस होगी, कैसे हम करेंगे। तो अब चूंकि ये डोंट केयर कंडीशन है, तो डोंट केयर कंडीशन का सीधा मतलब है कि यदि आप यहाँ पर 1 रखें या 0 रखें, प्रॉब्लम पर कोई असर नहीं पड़ता, तो किसको रखा जाए और क्यों रखा जाए? तो जब हम सर्किट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं तो हम ये देखेंगे कि हमको तो यहाँ पेयर बन गया, यहाँ भी पेयर बन रहा है, लेकिन यदि यहाँ पे 1 होता, अगर यहाँ 1 होता तो हमारा एक क्वाड बन जाता। यहाँ पर 1 रखने से हमको कोई बहुत फ़ायदा नहीं है, यहाँ पर 1 रखने से अभी तत्काल कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हमारा क्वाड इससे बन सकता है तो हम ये कह सकते हैं कि इसको हम 1 ही मान लें तो ज़्यादा बेटर है, सर्किट सिंप्लीफिकेशन में हमको सुविधा हो जाएगी, और इसको हम छोड़ देंगे एज इट इज। मतलब डोंट केयर कंडीशन अगर सर्किट के मिनिमाइजेशन में हमारी मदद करता है तब तो हम उसको 1 मानेंगे। अगर मिनिमाइजेशन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो उसके लिए 0 ही मान लेना बुद्धिमानी है, क्योंकि 0 मानने से हमको कोई इक्वेशन लिखना नहीं होगा, और 0 रहे 1 रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम डोंट केयर के उस आउटपुट को ही केवल 1 मानेंगे
जिससे हमको सर्किट के मिनिमाइजेशन अपने बेनिफिट के लिए हम इस्तेमाल कर लेंगे। और इस इक्वेशन को देखिए, अगर डोंट केयर कंडीशन को हम 1 मान लेते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा क्या इक्वेशन होगा, तो आप गौर से देख ले सकते हैं कि y इक्वल टू क्या होगा, a बार d, और इनके लिए हम लिखेंगे तो ये तो पेयर बना रहे हैं, तो यहाँ पर एक वेरिएबल कैंसिल होगा, c बार c, यहाँ d होगा, मतलब a b बार d। ये हमारा इक्वेशन हो गया। अगर हम इसको नहीं लिखते तो एक पेयर यहाँ बनाते, फिर एक पेयर यहाँ बनाते, फिर इनको छोड़ के तब इसको बनाते, तो उसमें हमारा ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। जब सर्किट को सिंप्लीफाई करने में अगर डोंट केयर है तो डोंट केयर कंडीशन पर भी ध्यान रखेंगे। मतलब हम पहले ऑक्टेट बनाएंगे, फिर क्वाड बनाने की कोशिश करेंगे, फिर पेयर बनाने की कोशिश करेंगे। नंबर 4 कंडीशन में अगर हम बात करें तो हम ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं, और नेक्स्ट कंडीशन में हम डोंट केयर कंडीशन को अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। तो इन पांचों कंडीशन को अगर हम देख लें तो आसानी से हम इसको समझ पाएंगे। एक और कंडीशन होता है, उस पर ज़रा सा विचार कर लें ताकि हमारा के मैप का चैप्टर कंप्लीट हो जाए, क्लोज हो जाए। ज़रा गौर से देखेंगे। वन 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 जीरो। सपोज मानिए इस तरह की स्थिति आती है, तो अभी जो हमने सीखा है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्वाड बनाने की कोशिश करेंगे। क्वाड हमने बना लिया 4 के लिए। अब ओवरलैपिंग हमें पता है कि ओवरलैपिंग हम कर सकते हैं सर्किट मिनिमाइजेशन में, तो इसको ओवरलैप कर दिया, फिर इसको ओवरलैप किया, फिर इसको ओवरलैप किया, फिर इसको ओवरलैप किया। इन चारों को एडजस्ट करने के लिए हमने इस क्वाड के चारों ही वेरिएबल को ओवरलैप कर दिया। अगर ऐसा होता है तो ऐसी स्थिति में ये जो क्वाड बना, इस क्वाड को हम लोग बोलते हैं रिडंडेंट ग्रुप। रिडंडेंट ग्रुप, रिडंडेंट ग्रुप को एलिमिनेट करना है, इसको डिस्कार्ड कर देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर एक ऐसी स्थिति आती है तो इस क्वाड का अब कोई मतलब नहीं रहेगा जिसके चारों वेरिएबल अलग अलग वैल्यू के साथ एसोसिएट हो जाए। बात समझ में आई? क्वाड के साथ ही नहीं, तो ये पेयर के साथ भी हो सकता है कि मान लेते हैं हमारा, इसको ज़रा सा थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लें तो क्लियर हो जाए। एक यहाँ है, एक वैल्यू यहाँ है, अब इसको इसके साथ जोड़ लें, इसको इसके साथ जोड़ लें। अगर ऐसा है तो फिर इस पेयर को बनाने का कोई मतलब नहीं है, इस पेयर का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है कि इसके बाद भी इसको पेयर करें, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नज़दीक है। हम अगर इंडिपेंडेंट होता तो उसको ओवरलैप कर लेंगे, लेकिन दोनों ही वेरिएबल पेयर के केस में या क्वाड के केस में चारों ही वेरिएबल अगर किसी दूसरे के साथ पेयर बना लेता है तो फिर वो ग्रुप रिडंडेंट ग्रुप हो जाता है। रिडंडेंट ग्रुप को हम छोड़ देंगे। अब सीधी सी बात है कि के मैप जो हमने कल बनाने सीखा है, उसको मिनिमाइजेशन के लिए हमारे पास रूल है जिसको हम ध्यान रखेंगे। सबसे पहला रूल कहता है कि आप कोशिश करें पेयर बनाने का। अगर पेयर बनता है तो सिंगल वेरिएबल एलिमिनेट होगा, अगर क्वाड बनता है 2 वेरिएबल एलिमिनेट होगा, ऑक्टेट बनता है तो 3 वेरिएबल एलिमिनेट होगा,
अगर ओवरलैप करके ग्रुप बन सकता है, पेयर क्वाड ऑक्टेट बन सकता है, तो आप उसको भी बनाने की कोशिश करेंगे। ओवरलैपिंग सपोर्ट करता है ये। डोंट केयर कंडीशन को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना है। अगर डोंट केयर कंडीशन में 1 लेने से सर्किट मिनिमाइजेशन में सुविधा है तो आप करेंगे, नहीं सुविधा है तो उसको छोड़ देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। और कोई रिडंडेंट ग्रुप अगर बन जाता है जिसके सारे ही वेरिएबल किसी दूसरे के साथ एसोसिएटेड हो, तो उस तरह के ग्रुप को फिर से ग्रुप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसको हम रिडंडेंट ग्रुप बोलते हैं। और रिडंडेंट ग्रुप को भी हम डिस्कार्ड करने की कोशिश करेंगे। तो इतना ये जो कंडीशन है उसको आप ध्यान में रखेंगे। और इसको अगर ध्यान में रखते हैं तो आपको बुलियन थ्योरम को पूरा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये के मैप विजुअली आपको बता देगा कि कौन कौन से वेरिएबल एलिमिनेट होंगे, सर्किट कितना मिनिमम हो सकता है और कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है। और के मैप की ग्रुपिंग में एक ही बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर ग्रे कोड हम सीक्वेंस लेंगे, मतलब 0 0 0 1 1 1 देन 1 0 0 0 0 1 1 1 देन 1 0। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ऐसी स्थिति ना हो कि बाइनरी सीक्वेंस में आप चलें तो आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। प्रॉपर अरेंजमेंट करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, उसके बाद हम जो 6 कंडीशन है इस कंडीशन को प्रॉपर इम्प्लीमेंट करेंगे। 2-4 प्रॉब्लम हमने टेबल आप पहले बना लेंगे, इसमें अलग अलग वेरिएबल आप चेंज कर करके अलग अलग मैप डिजाइन कर सकते हैं। और 2-3-4 बार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो के मैप पर आपकी पकड़ हो जाएगी। आप के मैप से सर्किट को सिंप्लीफाई करके सबसे सिंपलेस्ट सर्किट मिनिमम डिवाइस के साथ डिज़ाइन कर सकते हैं। और डिजिटल सर्किट डिज़ाइन का लॉजिक यहीं से निकलता है और यहीं से शुरुआत होती है डिजिटल सर्किट बनाने की। और एक बार अगर डिजिटल सर्किट बनाने हम सीख लिए तो किसी भी प्रॉब्लम के लिए, प्रॉब्लम जो भी गिवन हो उसके लिए हम सर्किट आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं छोड़ते हैं, इस पर थोड़ी प्रैक्टिस आप करेंगे। अब उसके बाद आगे के सर्किट में हम कुछ दूसरे डिजिटल कॉम्बिनेशनल सर्किट पर डिस्कशन करेंगे और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।